आपके फिल्मी करियर में एक समय आया था, टफ सिचुएशन थी। उस समय पे आपको अच्छे रोल्स ऑफर नहीं हो रहे थे। बाद में आप दुबई शिफ्ट हो गए, आपने यहाँ बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया। आपको कौन सी जर्नी ज़्यादा मुश्किल लगी है? आपको बॉलीवुड की जर्नी मुश्किल लगी या बिजनेस की जर्नी मुश्किल लगी? बॉलीवुड की मेरी जर्नी रोलर कोस्टर था। आते ही मुझे इतना प्यार मिला, एक सक्सेस मिला, एक सडन जंप मिला, स्टारडम मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन आपको काम ही मिलना बंद हो गया। अब आप मुंबई कर हैं या दुबई कर हैं, माया नगरी को मानते हैं या कमाया नगरी को मानते हैं? आप मेरे लिए प्लीज डायलॉग लिखो यार फिल्मों के लिए। माया नगरी कमाया नगरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मायापुर है। क्या आपने इकोनॉमिक इसलिए किया था कि टीचर सुंदर थी? थोड़ा सच है उसमें। फिल्मों में तो आपने बहुत डायलॉग सुने, तो आपका फेवरेट बिजनेस डायलॉग भी है? गंदा है पर गंदा है। अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन लर्न क्या रहा है? स्टॉक मार्केट कसीनो नहीं है, धंधा कोई सट्टा। बिजनेस का एक ही रूल, एक ही ईमान, प्रॉफिट। तो नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, फाइनेंशियल फ्रीडम बाय डॉक्टर। स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां पे अलग अलग प्रकार के लोग आके बात करेंगे। और आज फाइनेंस की बात एक फिल्म स्टार के साथ कर रहे हैं। ये केवल एंटरटेनर नहीं, एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक्टर के साथ एक सीजन्ड इन्वेस्टर भी है। आज आप देखेंगे अपने करियर की स्टार्ट इन्होंने कंपनी फिल्म से करी थी और आज कई स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक होता है आईबीओ, एक होता है आईपीओ। आईबीओ क्या होता है? ये होता है इंडियन बॉक्स ऑफिस। इंडियन बॉक्स ऑफिस में बहुत कमाल किया। अब आईपीओ में, आईबीओ के बाद ये लगातार बहुत कमाल का, सिर्फ नाम नहीं, हमारा विजन भी सेम है। हम दोनों विवेक हैं, लेकिन ये एक्टर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। तो स्वागत करते हैं श्री विवेक आनंद ओबरॉय जी का। आपसे अगर अलाउ करें तो पहला सवाल हम करना चाहते हैं कि अब आप मुंबई कर हैं या दुबई कर हैं, माया नगरी को मानते हैं या कमाया नगरी को मानते हैं? माया नगरी तो आपके मुंबई थी, कमाया नगरी आपकी दुबई है। किसने आपको फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर किया? भाई शब्दों में आपसे कोई नहीं जीत सकता है। माया नगरी या कमाया नगरी है तो पहली बार सुना हूं, ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर डायलॉग। बट माया नगरी कमाया नगरी आई थिंक मटेरियल वेल्थ फिजिकल बॉडी के लिए है। अगर आप पूछो माया नगरी कमाया नगरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मायापुर है। मायापुर, ओ भगवान का धाम है वो तो। बिल्कुल ईश्वर का धाम है। तो मुझे लगता है कि आत्मा, स्पिरिट, उसकी एक अलग घर होती है जिसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जिनको आप ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, मंदिर में गुरुजनों के, साधु संतों के, होली पीपल के चरणों में आपको वो घर मिलता है। वहाँ यू आर एट पीस ना। घर को इसी को बोलते हैं जिसमें आप पीसफुल हो, रिलैक्स्ड हो, एक रेफ्यूज हो। वैसे घर मुंबई, दुबई, लंदन, और काम भी सब जगह चलते रहता है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, क्योंकि मुंबई तो मुंबई है और दुबई में बहुत प्यार मिला, बहुत सक्सेस मिला, बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और वैसे वैसे हम मजाक में कहते रहते हैं, क्योंकि इतना प्यार मिलता है वहाँ पे इंडियंस को, खासकर, आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन इंडियंस की वहाँ पे इतनी इज्जत है, इतना प्यार है, इतनी फ्रीडम है यूएई में। ये हम लोग मजाक मजाक के कहते हैं कि दुबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। अच्छा, ऐसे दुबई जाके आप बहुत बड़े करोड़पति बन गए। आज सबके सामने डिकोड करने वाले हैं। आज आपका वॉलेट खुलेगा, आपके बैंक अकाउंट्स खुलेंगे। आज आपसे सारे फाइनेंशियल फ्रीडम के सीक्रेट। क्रिश में आपने विलन का रोल किया जी। तो क्रिश के विलन से बिजनेस के हीरो बने आप। अभी जो हम सुन रहे हैं सब जगह पे कि विवेक ओबरॉय अब इतने बड़े आदमी हो गए हैं, रीच से बाहर हो गए हैं। कहाँ था लाइट कैमरा एक्शन, अब मल्टी मिलियन की ट्रांजैक्शन। ये वन लाइनर पे वन लाइनर कमाल डायलॉग्स है भाई। कौन है यार, किसने लिखी है? आप मेरे लिए प्लीज डायलॉग लिखो यार फिल्मों के लिए। सिंप्लीफाई करते हैं तो बॉलीवुड से जो सफ़र है आपका, अब एक बोर्ड रूम का सफ़र ज़्यादा है। आप अपने पर्सनल फाइनेंस को अगर शेयर करना चाहो, आप अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए कोई फॉर्मूला रखते हो कि यार मैं ये फॉर्मूला रखता हूँ? तो सबसे पहली बात कि स्पेशली जो यंग लोग इसे देख रहे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। सबसे पहले न्यूज़ जो है ना, बहुत सारी आपकी सोर्स ऑफ न्यूज़ क्या है वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपके पास है एक लिमिटेड रिसोर्स, पैसा, और आप उसको लगा रहे हो ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अगर आपका फॉर्मूला लोगों की कही सुनी बातों पे, एक टिप मिल रही है, भाई मेरे दोस्त ने बताया, भाई ये तो डबल होने वाला है, बाद में दोस्त बोलेगा भाई मेरे भी गए तेरे भी गए, सॉरी यार, क्या हुआ फ़ायदा? ज़ीरो। तो ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है ना कि भाई 6 महीने में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, भाई 1 साल में करोड़पति हूँ, ये सब बकवास है।
यू हैव टू इमेजिन कि अगर मुझे इन्वेस्टर बनना है, मुझे वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो पहले मुझे मनी अचीव करना है, मनी के बाद में सेविंग्स अचीव करना है, सेविंग्स के बाद में वेल्थ अचीव करना है। ये मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ। मनी मतलब आपकी एक इनकम सोर्स क्या है भाई, आप स्टडी इनकम कहीं से कमा रहे हो, आपको आपके पिताजी ने बोल दिया कि बेटा ये मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तुझे अब आगे अपना बनाना है। व्हाट इज़ योर सोर्स, आपको एक सोर्स डिफाइन करनी है कि मेरी एक्टिव इनकम क्या है, वो मेरा मनी सॉल्व करता है। उसके बाद मेरी सेविंग्स, 3 टाइम्स योर एनुअल इनकम, 1 साल की इनकम आपकी जो भी है उसको पहले 3 गुना आप सेविंग्स में रखो। ठीक है। 3 टाइम्स योर एनुअल इनकम, कि 3 साल आपको लाइफ के जो आप कमा रहे थे उसी हिसाब से आप खर्चा कर रहे हो, होपफुली आप कमाई से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, तो उस हिसाब से यू आर सॉर्टेड फॉर 3 to 5 ईयर्स। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ लाइफ में तो वो आपका सेफ्टी नेट होना चाहिए। उसको चाहे जो टेम्पटेशन आए कि भैया ये चीज़ में तो 10x होने वाला, नहीं ये नहीं हाथ लगाऊंगा भैया, ये तो इसको ऐसे ही रखना है। और जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो 3x का रेशो मेंटेन करके रखना है आपको। आप RBI बॉन्ड खरीद लो, आप सेविंग्स अकाउंट पे करो, यार कुछ नहीं मिल रहा 4-5%, नहीं, सुकून मिल रहा है, चैन मिल रही है, शांति मिल रहा है, इट इज़ मोर वैल्यूएबल देन इंटरेस्ट। तो वो आपको 3x अपना रखना है। एंड फाइनली आपको आना है वेल्थ क्रिएशन पे। अब आपके पास जो सरप्लस इनकम है, ईश्वर करे आपके पास बहुत हो, बट सरप्लस इनकम जो आ रही है, जो आपके पास ये सरप्लस इनकम है, इस ग्रोथ को आपको अब एक विजन लेके चलना है। जैसा जैसा हम विवेक जी के बारे में समझते थे वो वैसे नहीं, बहुत जीनियस आदमी है। पर आपके फिल्मी करियर में एक समय आया था, टफ सिचुएशन थी, और उस समय पे आपको अच्छे रोल्स ऑफर नहीं हो रहे थे, या आसपास लोगों ने काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी क्रिएट करी, और उससे हो सकता है, जाहिर सी बात है कि आप एक इंसान है तो लो और डिप्रेस भी फील किए होंगे, स्ट्रेस भी आया होगा बहुत। बाद में आप दुबई शिफ्ट हो गए, आपने एक यहाँ बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया। आपको कौन सी जर्नी ज़्यादा मुश्किल लगी है? आपको बॉलीवुड की जर्नी मुश्किल लगी या बिजनेस की जर्नी मुश्किल लगी? बॉलीवुड की मेरी जर्नी एक रोलर कोस्टर थी। यानी कि आते ही मुझे इतना प्यार मिला, एक सक्सेस मिला, एक सडन जंप मिला, एक स्टारडम मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत अवार्ड्स जीते हैं, अच्छी फिल्में मिली, अच्छे बड़े डायरेक्टर से काम करने का मौका मिला। और बहुत अजीब सा सिचुएशन हुआ कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल परफॉर्मेंस से रिलेटेड, आपके बॉक्स ऑफिस या एक्टिंग एबिलिटी से रिलेटेड इशू नहीं आया। आप अभी भी नॉमिनेट होते जा रहे हैं, आप अभी भी अवार्ड जीतते जा रहे हैं, लेकिन आपको काम ही मिलना बंद हो गया। और काम नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ गए, स्ट्रेस आ गया, डिप्रेशन सा होने लग गया कि यार मुझे फिल्म दे रहे हो, मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, जैसे शूट आउट लोखंडवाला, माया भाई, इतने लोग बोलते हैं। मैंने जब शूट आउट दी, ब्लॉकबस्टर फिल्म, हर अवार्ड में नॉमिनेशन, हर जीते इतने अवार्ड्स, उसके लिए इतना प्यार मिला पब्लिक से, गणपत गाना, ये वो, मतलब ये सब एक तरफ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप एक्सपीरियंस करो कि 18 महीने तक आपको कोई काम ही नहीं दे रहा है। हिट देने के बाद आप बैठे हो, आपको काम ही नहीं मिल रहा, फिल्म ही नहीं मिल रही है, आपको समझ अब मैंने क्या गलत किया भाई, काम तो दो। तो वो जो एक लॉबी का प्रेशर था, फिर उसके अलावा मेरे पास जो अंडरवर्ल्ड का प्रेशर आ गया, ऐसा प्रेशर आ गया कि मैं भी कंफ्यूज था कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं, बिकॉज हम यार बहुत सिंपल, धार्मिक, स्पिरिचुअल, मिडिल क्लास वैल्यूज़ वाले फैमिली से हैं। तो ये जो गैंगलैंड है, ये सब हम फिल्मों में कर लेते हैं, स्क्रीन पे कर लेते हैं। रियल लाइफ में ये डील करना कि आप शूटिंग पे निकल रहे हो और आपको लग रहा है यार एम आई सेफ, मम्मी पापा सेफ हैं कि नहीं, बहन सेफ है कि नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो ऐसे में आप काम पे फोकस कैसे करोगे? आप डिसीजंस गलत लोगे, आप फिल्में गलत चुनोगे, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, बस आप 24/7 यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर नॉट फ्री। एक आर्टिस्ट के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन करने के लिए आप खुले मन से, खुले दिल से एक्सप्रेस करो, यू एन्जॉय दैट प्रोसेस। अब वो हो ही नहीं रहा है, आपकी अलग से बैंड बजी हुई है। सो आई वेंट थ्रू अ वेरी वेरी डार्क टाइम एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। और कहीं ना कहीं माँ ने जो मुझे गाइड किया था कि बेटा जब अपने आंसू बंद करने हो तो दूसरों के आंसू पोंछो, निस्वार्थ भावना से सेवा करो, अपने आप दर्द दुख मिट जाएगा। और बड़ों की बात में ना बहुत विजडम है, बहुत विजडम है, किताबों में नहीं मिल सकती है विजडम। तो जैसे जैसे मैंने अपना सोशल काम शुरू किया, ऐसे ऐसे चीज़ें अपने आप, संकट जो है वो हटने लगे, चीज़ें हटने लगी, और एक स्ट्रेंथ मिली, इनर स्ट्रेंथ, कि यार कोई बात नहीं, कौन मिटा सकता है अपनी बुनियाद, हम नई बुनियाद बनाएंगे, हम नई नींव रखेंगे और इसमें अपनी नई इमारत बनाएंगे। वहाँ से थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, और सबसे पहली चीज़ मैंने की फाइनेंशियल फ्रीडम,
क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया। साधन एक ही था, इनकम एक ही थी, अब वही बंद हो गई। आप कैपेबल हो, आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपको काम ही नहीं दे रहा। बोल रहा है भाई देना चाहता हूँ, साइन कर रहे हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं यार बहुत प्रेशर आ रहा है, सॉरी यार कभी और कर लेंगे। और जाहिर बात है वो क्यों आपके लिए पंगे लेंगे, वो क्यों कोई आपके लिए क्यों उड़ते तीर लेंगे, उनको भी अपना धंधा करना है। और जब किसी का समय खराब होता है तो छोड़, बहुत जल्दी लोग छोड़ के जाते हैं। हाँ, हाथ छोड़ते। इसलिए मैं कभी भी किसी के भी बुरे समय में, मैं किसी की शादी में ना जाऊं, चल जाएगा, लेकिन किसी के डिफिकल्ट टाइम में पूरी कोशिश करता हूं कि आई एम स्टैंडिंग देयर। मैं एक इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति हूं, लेकिन मैं इस बात को एक्नॉलेज कर सकता हूं, जब मेरा एक डिफिकल्ट समय आया था, बीच में फेल आया था, आपने उस समय बहुत सपोर्ट किया, बहुत फ़ोन किया, आपने बोला दुबई आ जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। वो हम जानते हैं। एक कहावत मैंने आपकी दादी की बोली हुई सुनी थी कहीं पे, इतने कड़वे मत बनो कि कोई थूक दे, और इतने मीठे मत बनो कि कोई खाई जाए। लेकिन आप में मिठास फिर भी देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा है। पर एक चीज़ मैं अगर आम जनता को अभी साथ साथ एनालाइज करूं, मैं इसके बारे में एक चीज़ समझ पाया कि बॉलीवुड के करियर के साथ साथ ना आपका एक स्किल सेट बिजनेस का, एक माइंडसेट बिजनेस का साथ में पैरेलल बिल्ड हो ही रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन बॉलीवुड में अगर उनको काम नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। आपने वो साथ साथ जो पैरेलल, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की अभी आपने बात करी, क्योंकि 12th में आपने इकोनॉमिक्स लिया था एंड यू आर, एक बारी आपने कहीं मजाक में तो बोला था, मुझे पता नहीं वो सच है कि नहीं है, कि आपने इकोनॉमिक्स इसलिए लिया था कि टीचर सुंदर थी। थोड़ा सच है उसमें। लेकिन आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि एक बारी हमारे एक प्लेटफॉर्म पे आपने एक अपने सेशन में बताया था कि आपने जो रेडी वाले थे उनको आपने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, उनको बिल्ड करना शुरू किया। दिस वाज व्हेन यू वर इन कॉलेज। हाँ जी। है ना? तो ये रेडी का जो बिजनेस मॉडल है, रेडीमेड बिजनेस मॉडल, ये रेडीमेड बिजनेस मॉडल में आप प्रॉफिट पार्टनर थे या लेंडिंग पार्टनर थे? क्योंकि वो मॉडल मुझे याद है कि आप एक एनबीएफसी की तरह बिहेव कर रहे थे, पर क्या आप एनबीएफसी की तरह पूरी तरह बिहेव कर रहे थे? आप एक प्रॉफिट पार्टनर थे, लेंडिंग पार्टनर थे। बड़ा लर्निंग मिल सकता है अगर लोग उसको समझें कि आपने कॉलेज टाइम पे ऐसे मॉडल्स कैसे क्रैक किए। तो भाई इंटरेस्टिंग ये था कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, और मेरा हमेशा एक रुचि रही है कि यार जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमें थियोरीज सिखाई जा रही है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट होती है कि नहीं होती। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे पढ़ते हैं, रटते हैं, सिर्फ एग्जाम के पेपर में लेके एक सर्टिफिकेट का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है या नहीं। तो जितने रेडी वाले थे, मैं उनसे, क्यूरियोसिटी तो मुझ में है ही, आपने ऑब्जर्व भी किया। हाँ, मैं कॉलेज में था, तो क्यूरियोसिटी तो मुझ में है ही। मुझे गॉसिप वॉसिप का शौक नहीं है, तो उसमें बहुत टाइम बच जाता है, और उस जमाने में ये नहीं हुआ करता था। तो बहुत टाइम बच गया। दो तरह के होते हैं ना। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो डिजिटल पे होता है, फोन पे। ये नहीं हुआ करता था। तो मैं कोई सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो मेरा इंटरेस्ट था कि लोगों से चीज़ें समझना। आज भी मैं लोगों से ग्रास रूट में बात करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें यूनिट इकोनॉमिक्स की मुझे उस कॉन्वर्जेशन से समझ में आती है। रिक्शे वाले, ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, इन लोगों से बात करने से ना बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज मिलती है अबाउट अ सिटी, अबाउट अ पीपल, अबाउट अ कल्चर, अबाउट अ थॉट प्रोसेस। तो मैं रेडी वालों से बात किया करता था, और बात करते करते बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि एक तो ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये बेचारे हैंड टू माउथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत है, ग्रोथ अच्छी नहीं है, सेल की डिमांड भी आ गई तो बोल देते हैं ख़त्म हो गया। तो सप्लायर का अरेंजमेंट अच्छा नहीं है इनका। 10 लोग साथ में सपोज QSR कर रहे हैं, रेडी पे ही कोई डोसा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बहुत सारी कॉमन एलिमेंट्स हैं। वो कॉमन एलिमेंट्स ये साथ में कंबाइन होकर यूनियनबाजी करके बेटर प्राइस, बेटर टर्म्स पे कर नहीं रहे हैं। तो मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटी गैप्स दिखी। अब मेरे पास में नया नया कैश फ्लो आया था, और मैंने कहा अब ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल इसको एप्लीकेशन करते हैं। और कैश फ्लो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि कैसे अब छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे थे, वॉइसिंग कर लेते थे, कोई क्या कहते हैं एंकरिंग कर लेते थे। तो ये सब चीज़ें करते करते थोड़ा कैश फ्लो आ गया था। अब मुझे कुछ एक स्टडी बनाना था जिससे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आए। तो पहले मैंने भी सोचा कि भाई आपको क्या मिलता है, किस भाव पे मिलता है। तो किसी को 7% महीना, 8% महीना, 10% महीना इंटरेस्ट दे रहे थे, इंटरेस्ट रेट। और किन के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में जो मुस्टंडे लेके आ जाते थे और मार कुटाई की थ्रेटनिंग करते थे। तो आई ऑलवेज बिलीव्ड कि अंडर प्रेशर आप अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। वो क्रिएटिव आदमी सोचेगा कैसे कि मैं नया बिजनेस मॉडल सोचूं, मैं बेटर कस्टमर एंगेजमेंट करूं, उसको तो कट टू कट है बेचारे का, प्रेशर है कि शाम को बंदा आ जाएगा मनी कलेक्शन करने के लिए, आज की कमाई कर लूं। हाँ, मेरा इतना माल बिका कि नहीं बिका, और डर में जी रहा है वो। तो मैं कहा अगर मैं वो एलिविएट कर दूं, वो डर हटा दूं उससे, और उसकी बुक समझूं, उसको बुक कीपिंग थोड़ी समझाऊं, क्योंकि अकाउंटिंग में अपना हाथ स्ट्रांग ही था। कॉलेज में मैंने शायद 11वीं में टॉप भी किया था।
तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जूनियर कॉलेज कहते हैं 11वीं 12वीं को, तो लोग बोलते हैं 11वीं कॉलेज तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो मैंने उनके साथ बुक कीपिंग करना शुरू किया। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, जैसे कॉमन जो सप्लाईज थी वो कॉमन सप्लाईज को मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। अब मेरे पास अगर 5 हैं 6 हैं 7 बिजनेसेस हैं और उनके लिए इनपुट कॉमन है, मैंने उसको सेंट्रलाइज कर दिया। बेटर टर्म्स, बेटर प्राइसिंग, और मैंने इसको ओपन और ट्रांसपेरेंटली किया, एक्सप्लॉइटेटिव नहीं किया कि मेरे को तो गैप मिल रहा है भाई, तू तो 100 रुपये दे रहा था, मेरे को 80 में मिल रहा है। मैंने बिजनेस में उसको ट्रांसफर किया, मेड द बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल। और बुक कीपिंग के साथ में वंस यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड ना, तो 9 आउट ऑफ 10 पीपल आपके साथ उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करते हैं। आपसे कैश बिजनेस में छुपा तो बहुत सकते हैं, बट इन्वेंट्री की जब आप स्टॉकिंग करते हो और बाइंग कर रहे हो, और आप ही ने इन्वेंट्री दी है भाई, 100 यूनिट मैंने दिए हैं, अब कितने हैं अपने स्टॉक में, काउंटिंग चल रही है, तो वो आपसे वो झूठ भी नहीं बोल सकता है कि भाई इतने बिके इतने नहीं बिके। सो दैट वे आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड स्टार्टेड इन्फ्यूजिंग कैपिटल, एंड रादर देन क्रिएटिंग अ थ्रेशोल्ड ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे वो 36%, 48%, 60% साल का खर्चा आ रहा था उनका, मैंने उनको एक बेसलाइन बता दिया कि मेरे को 18% चाहिए, बट 18% भी एडजस्टेबल कैश फ्लो है। ये महीने में बहुत बारिश हो गई, नहीं हुआ धंधा, बच्चे आए नहीं कॉलेज पे, सेल्स हुआ नहीं, ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, लेट्स स्प्रेड इट एंड एमोर्टाइज इट ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, अपन इसका पुराना एडजस्ट कर लेंगे। और बाकी मैंने अपसाइड, वेंचर डेट स्टाइल, बाकी मैंने अपसाइड इनके साथ में ग्रोथ ओरिएंटेड करके इनका कैश फ्लो बढ़ा के, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के उसमें प्रॉफिट शेयर लिया। तो आपने अपनी बेसलाइन भी प्रोटेक्ट करी, उनको भी रिलीज पैराडाइम पे लेके गए, कंट्रोल पैराडाइम की जगह उनके आपने सप्लाईज इंप्रूव किए, स्टॉक्स को आपने ध्यान से देखना शुरू किया, और फिर अपना अपसाइड जितना तुम कमाओगे उतना साथ में प्रॉफिट में 33% मेरा। वेरी गुड। तो आई एंडेड अप मेकिंग मोर देन मनी लेंडर्स विदाउट द नेगेटिविटी, वेरी गुड, बाय इंक्रीजिंग द बेसलाइन। उसका स्कोप है, पोटेंशियल है, 14,000 स्टूडेंट थे उस एरिया में, सबको खाना है, सबको खर्चा करना है, बट कितने लोग वहां से आगे 1-2 किलोमीटर आगे चल के जाते हैं रिक्शा बस पकड़ के, क्योंकि वहां बोलते हैं खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। मेरे को ये बिजनेस मॉडल आपका समझना था, मैं काफी क्यूरियस था इसको लेके, आज समझ में आया। दिन में 2 बार सप्लाई शुरू कर दी मैंने। अच्छा। बिकॉज 2 बैचेस में आते थे, तो फ्रेशनेस रहती थी, प्लस आपको सेकेंड बैच का ना एक एंटिसिपेशन मिल जाता है कि इतना मेरा माल बिक गया आज, तो यू कैन, तो ये सारी चीजों में वेस्टेज कम हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो गई, सेल्स बढ़ गई, इन्वेंट्री प्लानिंग अच्छी हो गई, सेल्स भी बढ़ा दिया, और इन्वेंट्री की कॉस्ट पीछे से आपने जो सप्लाई है उसको कंसोलिडेट किया, JIT जस्ट इन टाइम। मजा आ गया, मजा आ गया। मेरे को ये पूरा मॉडल आपका मालूम नहीं था, आज समझ में आया। पर एक क्वेश्चन क्विक, क्या इससे आपको टेम्पररी फाइनेंशियल फ्रीडम मिला? टेम्पररी फाइनेंशियल फ्रीडम मिला, उस टाइम पे ग्रोथ की मैंने, लेकिन उस टाइम पे मैंने एक गलती बहुत बड़ी की। 17-18 साल की उम्र में मैं शेयर मार्केट में तो नहीं चले गए थे? अच्छा, मैंने करेक्ट तरीके से किया। मैं गया, मैंने एक स्टॉक ब्रोकर के यहाँ अप्रेंटिस किया, अप्रेंटिस करके कहा कि साहब मुझे सीखना है, और मैं रोज़ जाता था, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में कॉलेज नहीं होता था, कॉलेज यूज्ड टू स्टार्ट लेटर, तो मॉर्निंग आवर्स में जाता था, जैसे स्टॉक मार्केट खुलता था उनके यहाँ कुछ मॉर्निंग आवर्स करता था, फिर वापस आके कॉलेज अटेंड करता था। तो मॉर्निंग आवर्स में काफ़ी कुछ सीखा, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर अपना जो एक प्लान बनाया था मैं उसको स्टिक कर रहा था। वो प्लान स्टिक करते करते मैंने उस ज़माने में ऑलमोस्ट 50-60 लाख रुपए का पोर्टफोलियो क्रिएट किया। वाओ। एंड 50-60 लाख का पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट कर लिया विद फ्यू लैक्स, 3-4 लाख रुपए के इन्फ्यूजन से। आई डिड लॉट ऑफ स्मार्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बट मोस्टली सेक्सी, मोस्टली ग्रोथ ओरिएंटेड कि भाई मेरे को कमाना है। फिर मैंने एक स्पेक्यूलेटिव गेम खेला, जो मेरा अंदर की आवाज़, मेरे अंदर का विवेक कह भी रहा था क्यों पंगे ले रहा है, एंड आई गॉट वाइप्ड आउट। पूरा बेच गया, सारा लिक्विडेट करके, मतलब आई वाज डाउन टू एज मच आई हैड इन्वेस्टेड व्हेन आई स्टार्टेड। तो सारी जो मेहनत थी 1-2 साल की, वो सब खत्म हो गई। क्या लर्निंग रही है एक इसमें? कि स्पेक्यूलेटिव बातें जिसके अंदर अंडरलाइंग जो आपको समझ में आती है फंडामेंटल नहीं है, और अगर आपको समझ में नहीं आती है, आप बोलते यार मेरी इतनी समझ नहीं है, ये मेरा दोस्त है, ये टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है, तो फिर उसके पास जाओ, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास चले जाओ, डोमेन एक्सपर्ट के पास चले जाओ, फेकू के पास मत चले जाओ, अरे मैं बोल रहा हूँ ना भाई, वो मत करना। चार्ली मुंगर का भी यही कहना है, जो मुझको समझ में नहीं आता है उसमें मैं पैसा नहीं लगाता है, खत्म, वही बेटर है। या तो वो बेटर है, या फिर कोई ट्राइड एंड टेस्टेड जिसके साथ आप इतना बड़ा बेट नहीं करो। अगर मैंने उधर 5 लाख रुपए की बेट ली होती तो 5 लाख रुपए लूज करता। मैं कहा यार सीधा ना 50 लाख से 2 करोड़ पहुंच जाऊंगा मैं, सिंगल शॉट, पापड़ बेलने की जरूरत क्या है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमने इसीलिए सीरीज शुरू किया है कि हम स्पेक्युलेटिव माइंडसेट को दूर कर सकें।
हटा सकें। और बाद में फिर आपने रिकवर भी किया उस पैसे को? रिकवर उस पैसे को तो नहीं किया, अनरिकवरेबल था वो, बट दोबारा से स्टार्ट किया और कान पकड़ लिए कि ये गलती नहीं करूँगा। सट्टेबाजी नहीं, सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन नहीं। और उससे एक बहुत अच्छी सीख हो गई, जो एक लाइफस्टाइल बन गई कि मैंने जिंदगी में सोच लिया मैं हर जगह वैल्यू क्रिएशन करूंगा, आई विल बी पार्ट ऑफ वैल्यू। वो आपने बहुत बढ़िया किया। वो जो रेडीमेड मॉडल था वो, उसमें एक्चुअली समझ में आया मेरे को क्या बढ़िया वैल्यू क्रिएशन किया आपने। एक्चुअली चारों तरफ से कंट्रोल पैराडाइम की जगह रिलीज पैराडाइम पे चले गए आप। पर आज जो आपने उनको फंडिंग में हेल्प करी, 2023 में अगर हम देखते हैं तो मैंने सुना 35,000 स्टार्टअप्स बंद हुए फंडिंग की कमी के कारण। और आपने 20 साल की उम्र में कंपनी मूवी में तो बाद में काम किया ही, अपनी कंपनी भी बना ली थी और 12 करोड़ की मैंने सुना फंडिंग रेज करी थी जी। आज भी आप इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं, अपनी कंपनीज के लिए पिच करते हैं, बड़े फंड्स के पास आप जाते हैं, दुनिया भर में आप ट्रैवल करते हैं, बहुत बड़े करोड़पति आप बन गए हैं, बहुत आपने नोट छापे हैं। तो लेकिन ये पूछना चाहता हूँ, जब आप इन्वेस्टर के पास जाते हो तो वहाँ पे भी एक्टिंग करनी पड़ती है उसको पिच करने के लिए? मतलब कैसे करते हो वहाँ पे? एक्टिंग स्किल काम आते हैं नहीं आते हैं? सच बात तो ये है कि चाहे आप एक्टर हो या नहीं हो, हर एंटरप्रेन्योर को थोड़ा एक्टर बनना पड़ता है, क्योंकि 2 स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग होते हैं। एक सैवी इन्वेस्टर जो होता है, सही इन्वेस्टर जो होता है, उसके 2 स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग होते हैं। फर्स्ट स्टेज है इमोशनल। आप इमोशनली ऐसी क्या चीज उसकी प्रोवोक करते हो कि वो इंटरेस्ट दिखाए। और सेकंड स्टेज है एनालिटिकल। दिस इज अ ह्यूमन माइंड। जैसे हमने एक देख लिया जैकेट, यार ये बहुत प्यारी जैकेट लग रही है यार, ये लेना चाहिए। फिर आप एनालिटिकल पे जाते हो कि क्या कॉस्ट है भाई, क्या डिस्काउंट चल रहा है, अच्छा नहीं ये दुकान में इससे ज़्यादा सस्ती ये मिल रही है, सिमिलर चीज़ मिल रही है फलां ब्रांड की। दैट इज द एनालिटिकल स्टेज। एक्टिंग हेल्प करती है इमोशनल प्रोवोकेशन की, इमोशनल इंटरेस्ट जगाने के लिए। उसके बाद आपका आता है एनालिटिकल स्टेज। अगर वहां पे नंबर नहीं है ना भाई, तो कितनी भी एक्टिंग कर लो, ऑस्कर वाली एक्टिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं करेगा। और इन्वेस्टर्स के लिए भी यही चीज़ मैं इन्वेस्टर्स के लिए भी दोहराता हूँ कि ठीक है, आपका इंटरेस्ट जगा। जो लोग आज इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, आपने किसी का सुन लिया, किसी का आपने न्यूज़ पढ़ ली, PR पढ़ लिया और आप एक्साइट हो गए, दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल, दैट्स योर इमोशनल इंटरेस्ट। बट डू नॉट टेक अ डिसीजन ऑन स्टेज 1। डिसीजन पैसा आप इमोशनल पे मत करो, पैसा आप एनालिटिकल करने के बाद करो। भाई नहीं ठीक है, इमोशन भी ठीक लग रहा है, वाइब भी अच्छी आ रही है, लेकिन एनालिटिक्स भी सही बोल रहा है। अब उसके बाद अगर कुछ गलत किया तो फिर आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, मज़ा आ रहा है। मैं जब देखता हूँ ना, एक आया मेरे पास, कहता है मैं बजाज फाइनेंस के IPO में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस से लोन लेके। तो आजकल तो कुछ भी हो रहा है बाजार में। कहाँ है यार, इसका चरण स्पर्श करने चाहिए। गुरु है ये, बड़ा बिजनेस मॉडल है ये। क्या बात है। आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? वेल्थ क्रिएशन है? और अगर आपको वेल्थ क्रिएशन समझाना है कुछ अपनी भाषा में, फाइनेंशियल फ्रीडम का ये सीरीज है, तो आप हमारे आम व्यूअर को वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई फॉर्मूला बताएंगे? कैसे समझाएंगे पब्लिक को कि वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या है? वेल्थ क्रिएशन की डेफिनेशन जो है ना, वो आपकी 2 फैक्टर्स हैं उसमें। एक, आप अपनी लाइफ की क्या एज और स्टेज पे हो, और आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति की क्या एज और स्टेज पे हो। अगर आपने 40 साल की उम्र में अभी अभी अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया और आप सिंपल प्रोफेशनल रहे हो आज तक, आपकी सिर्फ थोड़ी सेविंग्स हैं, सो यू आर ऑल्सो अ न्यू कमर, डेब्यूटांट। वेल्थ क्रिएशन में जब आप कर रहे हो तो यू आर ऑल्सो डेब्यूटांट कि भाई मैं शुरू कर रहा हूँ। अब कोई लोग हैं जिनके बहुत अर्ली पैसा आ जाता है यंगर एज में। तो एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ एंड एज एंड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल मैच्योरिटी, कि भाई मेरी फाइनेंशियल मैच्योरिटी आज क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स व्हाट डिफाइंस वेल्थ क्रिएशन। एंड आई थिंक वेल्थ क्रिएशन जो है, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, वो मल्टीपल स्टेजेस में आती है। अर्ली स्टेजेस में आप फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर योर सेल्फ। मैं 18 साल का हूँ, मुझे कोई बीवी बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी जिम्मेदारियाँ नहीं है, तो मेरी एक फाइनेंशियल फ्रीडम लिमिटेड है। और इस स्टेज में अगर मैंने सही नींव रख दी तो मेरी नेक्स्ट स्टेज की फाइनेंशियल फ्रीडम और ईजी हो जाएगी, क्लाइंब इतना स्टीप नहीं होगा। वो सेकंड स्टेज है जहां आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम शुड गिव यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इनफ टू कीप ऑन द साइड। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ मैंने प्रोवाइड कर दी एज अ प्रोवाइडर, बट साइड में इनफ है टू स्टार्ट लेइंग द सीड्स फॉर लार्जर वेल्थ। कि भाई जब मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा, आई शुड हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ दिस मच। एक टारगेट, एक गोल सेटिंग, लार्जर गोल सेटिंग एंड देन रेगुलर गोल सेटिंग, उसको डिवाइड कर देना है, ताकि छोटे गोल सेटिंग से अचीव करते ही एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। एक फीडबैक मैकेनिज्म है कि मैं राइट ट्रैक पे चल रहा हूँ।
आपको पता चलता है कि आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो। जैसे अपन जीपीएस देखते हैं, तो जीपीएस में एक ऊपर डेस्टिनेशन बनाते हैं, नीचे से एक वो जो रेड टिक चल रहा होता है ना, कि भाई एरो चल रहा होता है कि आप यहाँ पहुंचे हैं, हाँ भाई सही जगह पे हूँ, मैं राइट पाथ पे हूँ। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। एंड फाइनल एनालिसिस में व्हेन यू रीच अ सर्टेन स्टेज, यू हैव अचीव्ड अ स्टेट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन आप अपने लिए करें। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ वेल्थ क्रिएशन पार्टिसिपेटिव होता है, जहाँ आप इन्वेस्टर्स, आज जैसे सॉलिटारियो अपनी कंपनी, 2-2.5 साल में हमने अपने लिए वेल्थ क्रिएशन कर ली, इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन कर ली। 600-650 परिवार जो आज सॉलिटारियो से पैसा कमा रहे हैं, ग्रोथ स्टोरी हो रही है उनकी रेगुलर इनकम हो रही है, उनकी भी वेल्थ क्रिएशन की नींव रखी जा रही है। तो इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट इफ यू लुक एट इट कोलैबोरेटिवली, और उसका किक बहुत ज़बरदस्त है, उसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त है। आज यू डोंट लाइक टू पुट योर एग्स इन वन बास्केट। जी, आपने उसको इतना मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको आपके बिजनेस में देखूं तो मैं ये देखता हूँ कि आप एजुकेशन सेक्टर में अपने एक आई स्कॉलर नाम की कंपनी, जी, उसमें आपकी हिस्सेदारी है। बहुत बहुत अच्छी कंपनी है। एक मैन्युफैक्चरिंग में बालू फोर्ज, जी, जिसको आज मेरे ख्याल है काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे वो चल रहा है, इस समय परफॉर्म कर रहा है। 8,000 करोड़ देश, 8,000 करोड़ बिलियन डॉलर। फिर और बालू फोर्ज मुझे याद है आपने तब शुरू किया था जिस समय वो कुछ भी नहीं था, मतलब आपने उसमें काफ़ी हैंड होल्ड किया, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में था, बिल्कुल अलग इंडस्ट्री। फिर मैं देखा अभी इंस्टाग्राम पे आपके, मैं चेक कर रहा था, फैशन एंड लग्जरी में सॉलिटारियो, आप वो भगवान गणेश के फेस्टिवल पे 66 कैरेट का डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड जो है वो ले करके आप जाके भगवान को अर्पित किया, वो बड़ा वायरल हो गया स्टोरी आपका भगवान गणेश वाला। तो फिर मैं देखा आप रियल एस्टेट में भी, और रियल एस्टेट आपका मेन बिजनेस इस समय दुबई में ब्रिक्स एंड वुड्स, पता नहीं कितना BMW डेवलपमेंट, हाँ BMW, आपने कितना सैकड़ों हज़ारों करोड़ का इन्वेंट्री बेच दिया वहाँ दुबई में। यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर। आज आप लोग को मालूम नहीं है, बहुत नोट्स वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं भाई। फिर QSR में आप गए जी, मैं देखा वहाँ पे और कॉफ़ी नाम की एक कंपनी, ब्रांड आपने बिल्ड किया, उसमें भी आपका 50% पार्टनरशिप है जी, और उसको भी आप मतलब एकदम स्टारबक्स से कंपटीशन में इंडिया में लॉन्च कर रहे हो जी। तो ये जो अलग अलग आप सेक्टर्स में जा रहे हो, इतने सारे सेक्टर्स में आप जा रहे हो, और हर एक का रेवेन्यू मॉडल अलग है, हर एक का KPI अलग है, हर एक को के ऑपरेशन अलग हैं, और जितने एग्स हैं उतने अलग अलग बास्केट हैं। और आप BMW में बैठते हो दुबई के अपने ऑफिस में, मैं तो साहब के ऑफिस में गया हूँ, तो ऐसा आलिशान ऑफिस। और तो ये इतनी डाइवर्सिफिकेशन, आप फिलॉसफी क्या है इसके पीछे, कैसे मैनेज करते हो, सेकंड क्वेश्चन है। फिलॉसफी क्या आपका, क्या फिलॉसफी है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के, कि इतने डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में भी जा रहे हो और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं सारे? तो मैंने आपको स्टेडी सेक्सी समझा दिया, ये तो टू पिक, बट अपना टाइम वो बहुत ही लिमिटेड। एक ही चीज़ है ना भाई, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे, अपने पास भी 24 घंटे ही हैं। तो टाइम को रोटी फॉर्मूला लगाते हुए, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, रोटी फॉर्मूला लगाते हुए मैं हमेशा सोचता हूं कि यार व्हाट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू माय लाइफ। टू काइंड्स ऑफ वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू एंड अ सेंस ऑफ पर्पस एंड अचीवमेंट। में वैल्यू क्रिएशन में आप फाइनेंशियल वैल्यू भी क्रिएट करते हो और एक सेंस कि यार कोई अच्छा किया हमने जो हमें पसंद है जी। इसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ कि एक्टिव बिजनेस एंड पैसिव बिजनेस। ठीक है। अगर मुझे प्योर फंडामेंटल्स किसी के बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे उसके अंदर जीरो इन्वॉल्वमेंट करना है, ना ब्रांड देना है, ना पार्टिसिपेशन करना है, ना स्ट्रैटेजी बनानी है, ना विजन क्रिएट करना है, ना ग्रोथ प्लान करना है, देन आई रियलाइज इट्स अ पैसिव बिजनेस। तो पैसिव बिजनेस इज गुड, आई थिंक ऑफ इट प्योरली फ्रॉम ओबरॉय इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पर्सपेक्टिव, या यशोधरा जो मैंने माँ के नाम पे रखा हुआ है स्टॉक्स एंड शेयर्स के पर्सपेक्टिव, कि यार मेरे को इसको डालना है, बस ये मैंने इतना सा सब्सक्राइब कर दिया, इतना सा डाल दिया, इसको छोड़ दिया। इसकी मैं देखूंगा 3 ईयर साइकिल, 18 to 24 मंथ साइकिल है, या इसकी 7 ईयर होल्डिंग साइकिल है। पैसिव बिजनेसेस में लेसर होल्डिंग साइकिल्स, बिकॉज आई नो लेसर, आई एम लेसर एंगेज्ड, आई एम नॉट अवेयर टू मच ऑफ what is going on in the boardroom of that company except for what is shared with me like every other investor. Then comes active business, where एक बिजनेस को हम आइडिया से लेके IPO तक ले जा रहे हैं, या एक बिजनेस जो ऑलरेडी बन के प्रॉफिटेबल है, कुछ गलतियां हैं, इसको ठीक करके इसको हम आगे ले जा रहे हैं, या एक सेक्टर जिसमें पोटेंशियल बहुत है, यहाँ हमने इस बिजनेस को एक एंट्री की तरह यूज किया और आगे इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए मर्जर्स, एक्विजिशंस, रोल अप स्ट्रैटेजी क्या क्या अप्लाई की जा सकती है,
and how to make this disorganized or fragmented sector into a consolidated force, जो रेडी के साथ किया था, रेडीमेड बिजनेस। तो इसको कंसोलिडेट कैसे कर सकते हैं, उसमें एक ओवरआर्चिंग नया टेक का एंगल कैसे ला सकते हैं, एफिशिएंसीज कैसे ला सकते हैं, वो चीज, वो एक्टिव बिजनेस है आपका। तो वो सारी मेरी एक्टिव बिजनेस के बकेट में जाती है। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि यार इसमें मुझे मजा आ रहा है, वैल्यू क्रिएशन हो रही है, इंसान कैसे, प्रोमोटर कैसा है, अपने से एथिकल, ट्रांसपेरेंट, गुड थॉट प्रोसेस, भारतीयता है कि नहीं है, पेट्रियोटिज्म है कि नहीं, देश के लिए कुछ करना है कि नहीं है, ये मेरे कुछ एलिमेंट्स और फैक्टर्स हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब इस स्टेज पे मुझे सिर्फ पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीडी इंसान नहीं हूँ मैं, और जितना है उतना लाइफ हम बहुत सिंपल, आप तो जानती हो, बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, कुछ ज़्यादा खर्चे वर्चे हैं नहीं लाइफ के। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अपन तभी जुड़ते हैं जब एक साथ में सफ़र का मज़ा है, ये क्रिएट करते हैं साथ में मिलके। आपने अब तक 29 कंपनीज में इन्वेस्ट किया इसी तरह से, जहाँ पे वो बिजनेस ने सफ़र नहीं किया, आपको सफ़र में मज़ा आया। और जैसे एक कंपनी है भाई, इन्फिनिट रियलिटी, हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। अब इन्फिनिट रियलिटी जा रही है पब्लिक यूएस में, स्टॉक मार्केट में। यू आर इन्वेस्टेड देयर? जी। तो एक ज़बरदस्त एआई थॉट प्रोसेस था उनका। एआई के बारे में मैं तब लर्न ही कर रहा था और मुझे इंटरेस्ट था, काफ़ी फंडामेंटल सीख रहा था मैं, और मुझे लगा कि इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी बिकॉज उन्होंने एआई को यूज़ करके बहुत अलग से सेगमेंटेशन करके उस सेगमेंटेशन के अंदर निश बना रहे थे। अच्छा यार, ये निश किसी ने पकड़ा नहीं, इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही है। तो मैंने उनको पकड़ा, बट मैंने उनके साथ एक हाइब्रिड मॉडल किया। अभी मैं पैसिव इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मेरे पास में इंडिया की रोफर राइट्स है। तो भाई इंडिया जिस दिन आपको आना है, यहाँ पे टीओटी करना है, यहाँ पे हमको इस साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया को हब बना के ग्रोथ करनी है, तो यार आई एम योर प्रेफर्ड पार्टनर। अब आज आईपीओ तक वी आर ऑन ट्रैक टू डू 15x इन 3 years, मैसिव। अब उसके अलावा सेकेंडरी लेयर ऑफ वैल्यू क्या है कि आपको पता है कि वहाँ सक्सेस मिल चुकी है, सॉलिड चीज़ें चल रही है, इंडियन पैराडाइम में इसको कैसे फिट करना है, रिवर्स कैसे फिट करना है, और यहाँ वैल्यू क्रिएशन कैसे करनी है। तो बाहर की कोई अच्छी चीज़ है भाई, लेके आओ, यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करते हैं, यहाँ वैल्यू क्रिएट करके यहाँ वैल्यू रखते हैं। फैंटास्टिक, बड़ा अच्छा लगा मुझे। कहीं आप एक्टिव रहते हैं, कहीं पैसिव रहते हैं, जहाँ पे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे बड़ा अच्छा आपने प्लान किया। बिजनेस के बॉक्स ऑफिस में भी हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेसमैन की मूवीज़ हिट हो। हमने आइडिया टू आईपीओ शुरू किया, बड़ी सफलता मिल रही है। अभी रिसेंटली हमने एक कंपनी एक्वायर करी, सिटी समोसा, 100 से ज़्यादा आउटलेट हो गए उसके, और एक के बाद एक हम लेते। पोशाक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने बताया था मुझे दोनों के बारे में। हाँ जी। ऐसे कैसे हो सकता है कि बड़ा बिजनेस कोई काम करे और सफलता ना मिले? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक आपके थ्रू एक आंसर चाहता हूँ मैं जी, कि कभी कभार छोटा व्यापारी सोचता है यार आईपीओ पे जाते वक्त उसको एक घबराहट होती है, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है उसको। वो सोचता है यार मेरे कागज़ चेक होंगे, मेरे को यार ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, और पहले ड्राफ्ट आएगा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, बाद में फिर से बनेगा, जीएसटी इनकम टैक्स के चक्कर में फंस ना जाऊँ, कच्चा पक्का तो पक्के में दिखाना पड़ेगा, प्रोसेस कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। तो ये उनका डर, इसके विषय में मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ कि अगर उनके डर को दूर किया जाए। वैसे हम तो चर्चा करते हैं इस पर क्योंकि आप फर्स्ट हैंड बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को लेके गए लिस्टिंग पे, आपका क्या सुझाव है, क्या समझ है? मेरी एक पिक्चर थी कंपनी, उसमें एक गाना हुआ करता था, गंदा है पर धंधा है ये, याद है? हाँ। तो मैं एक्चुअली लोगों को ये गाने की ये बोल याद दिलाता हूँ, बोलता गंदा है पर धंधा है ये। उसमें पर्सपेक्टिव ये था कि हम गंदे काम कर रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, लेकिन धंधा है तो ठीक है। मैं रिवर्स कर देता हूँ उसको, मैं कहता हूँ धंधा है पर गंदा है ये, गड़बड़ है ये। और आदमी की सोच बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप कच्चे के धंधे को इंडिकेट कर रहे हैं? मैं कच्चे के धंधे को इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं मैल प्रैक्टिस को इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं पुअर बिजनेस गवर्नेंस को इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं पुअर डिसिप्लिन को इंडिकेट कर रहा हूँ। क्या होता है जब आदमी कच्चे का धंधा करता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आदमी सब कुछ अपने दिमाग में रखता है, कंप्यूटर फाइल कुछ नहीं होती, अपनी सेकंड इन कमांड को ट्रस्ट कर सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन कमांड को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो आप उस क्वालिटी की ही टीम को अट्रैक्ट करोगे जो इतने मतलब लेवल के हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि आपको डर है कि भाई लोगों को समझ में आ जाएगा, ये बात बाहर नहीं निकलो। तो आप
उस थॉट प्रोसेस को ना, व्हेन यू आर अ प्रोप्राइटर, आप लाला बन के धंधा करो अलग बात है, लेकिन आपको कंपनी बनानी है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाना है, आपको लिस्टिंग पे जाना है, वैल्यूएशन क्रिएट करनी है, वो बहुत रिवॉर्डिंग एक्सरसाइज है। बट उस रिवॉर्डिंग एक्सरसाइज के लिए आपको थोड़ी मेहनत और थोड़ी पुरानी चीज़ें हटा देनी चाहिए। नहीं तो स्केल नहीं कर सकते। मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों को डर लगता है, डर नहीं महसूस होना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है, कचरे से निकल के आप ऊपर जा रहे हो, जहाँ पे एक आपका लेवल, स्टैचर, रिस्पेक्ट हो, आप वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो, तो लोग आपको उस वैल्यू की रिवॉर्ड कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 100 रुपये कमाता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, 25-26 रुपये टैक्स भरता हूँ मैं, सेस वैस मिला के। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है लाला जी को कि मैं तो 25-26 रुपये बचा लिया, इसमें से 25-26 देने थे, मैंने तो सिर्फ 6 रुपये दे दिए, 8 रुपये दे दिए, बाकी सब बचा दिए। वो 2 मिनट की एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, खुशी है। उसके साथ आपने क्या ले लिया? स्ट्रेस ले लिया कि भाई रेड हो सकती है, फंस सकता हूँ, सरकार को पता चल जाए कि मैं चोरी कर रहा हूँ, गबन कर रहा हूँ, टैक्स में गोलमाल कर रहा हूँ। वो स्ट्रेस एक अलग है। दूसरा, अब आप किसी इन्वेस्टर के साथ बैठते हो तो आपके पास वही इन्वेस्टर आएगा जो लोन शार्क है, जो आपको दबा के ज़बरदस्त आपसे 2%, 3% पर मंथ पैसे देगा, आपको अच्छे टर्म्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि आप कच्चे का धंधा करते हो, आपको डिक्लेयर नहीं करते हो। ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। आपको ही पता है कि धंधे में क्या पैसा है, किसी और को तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपने सब चीज़ कागज़ पे छुपा के रखा है। आप जो बोल रहे हो मुझे उसे एक्सेप्ट करना है, और मैं क्यों एक्सेप्ट करूँगा? तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को डी वैल्यू करती हैं, और स्केलिंग अप इज़ इम्पॉसिबल। आप एक आध राउंड मार लोगे कैपिटल का, एक आध बेवकूफ़ मिल जाएगा आपको, लेकिन क्वालिटी इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो एक ग्रोथ जर्नी है, ये आपकी जीरो है। अब वही 25-26 रुपये मैंने डिक्लेयर कर दिए, भारत सरकार का फ़ायदा हुआ, मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन एक नागरिक बन के अच्छा भर दिया। लेकिन इसकी मुझे वैल्यू क्रिएशन मार्केट में अगर करता हूं तो मार्केट मुझे क्या देता है? आज मुझे वो 25 का करंट मल्टीपल्स जो चल रहे हैं एसएमई आईपीओ में, वो 25 रुपए का आप मल्टीप्लाई कर लो 60 टाइम्स, 60 टाइम्स टैक्स पेड का, क्योंकि उसका निकलने के बाद पैट आएगा। पैट 75 हुआ, 75 का कम से कम आपको 20 गुना दे रहा है मार्केट। आज तो 30-40 भी दे रहा है, बट मैं कह रहा हूं 20 गुना तो दे ही रहा है। पी मल्टीपल आपको 20 तो मिल ही रहा है। तो इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय 3 जो आपने बचाया, तो 60 टाइम्स, यानी कि आप 1 रुपया टैक्स बचा के बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपको, बट यू आर फूलिश, क्योंकि आप 60 रुपए की वैल्यू छोड़ रहे हो जो आपकी वैल्यू क्रिएशन है। तो क्या बेटर है, 1 करोड़ बचाना है या 60 करोड़ रुपए क्रिएट करना है वैल्यू, छाती ठोक के जीना है? तो आई थिंक दैट इज अ बेटर अप्रोच। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या लगती है, मैं सुझाव दूंगा कि मैं आपको लिंक देता हूं जहां पे आप हमारे कंसल्टेंट्स के साथ फ्री कंसल्टिंग ले सकते हो कि क्या आप आईपीओ पे जाने के लिए रेडी हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और वैसे भी एसएमई आईपीओ इज अ सिल्क रूट टू मेन बोर्ड। एब्सोल्युटली, बहुत आसान हो गया। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक तो एज अ बिजनेसमैन आपको लगता है मुझे अपना धंधा आता है, लेकिन जब आप बड़ा बिजनेस को मिलते हो या आपके जैसे जो डोमेन एक्सपर्ट्स है, बड़ा बिजनेस मुझे क्यों इतना पसंद है कि बड़ा बिजनेस ने एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम बना दिया। आज मैं एक छोटा सा बिजनेस चला रहा हूँ, मैं एसएमई हूँ, मुझे 10 चीज़ों पे एडवाइस चाहिए, टैक्स पे, रेगुलेटरी पे, ग्रोथ पे, मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट में, एसकेयूज कितने बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रीच करना। मेरे 15 चीज़ें हैं। अब 15 चीज़ों के लिए मैं 15 अलग अलग लोगों को ढूंढ रहा हूँ, उसमें कौन अच्छा है, कौन नहीं है, किसका अच्छा रेपुटेशन है, इसने मिला दिया, उसने मिला दिया। यहाँ बड़ा बिजनेस क्या कर रहा है? बेस्ट इन क्लास, जो लोग ट्राइड एंड टेस्टेड है उनको एक सिंगल विंडो पे आपने लाके दे दिया, इकोसिस्टम में आपने प्लग कर दिया। इसीलिए तो इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं अपनी खुद की कंपनीज जो मैंने बिल्ड की हैं, चाहे वो सॉलिटारियो हो और कॉफी हो, मैं क्यों बड़ा बिजनेस में लेके आ रहा हूँ? मैं क्यों कह रहा हूँ कि आई नीड दिस टू प्लग इन प्ले? क्योंकि मैं कर सकता हूँ, लेकिन जितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, कॉस्ट मैं वहां लगा रहा हूं, उसके बदले में मैंने बड़ा बिजनेस को बोल दिया प्लीज टेक केयर ऑफ दिस फॉर मी, और वही रिसोर्सेज, वही समय, वही पैसा मैं धंधे में लगाऊं, ग्रोथ में लगाऊं, क्योंकि आपने मेरे लिए वो बिछा बिछाया बना दिया है। एब्सोल्युटली। आपको मर्चेंट बैंकर चाहिए, आपको अपना फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कराना है, कुछ भी कराना है। थैंक्स विवेक जी फॉर एक्नॉलेजिंग आवर एफर्ट्स, हम जो करना चाह रहे हैं इस समय। 9 कंपनियां मैं लिस्ट करा चुका हूं, मैं 4 और कर रहा हूं इसी मार्च 25 से पहले। इतना काम है, इतनी मेहनत है, इतनी सारी चीज़ें समझनी है, कौन सही कौन गलत। जब आप बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के एक स्केल पे कर रहे हो, तो आपकी एक फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑलरेडी है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ क्यों जुड़ रही है? आज ग्रांट थॉर्ंटन आपके साथ जुड़ रही है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिग 4 के बाद नंबर 5 वही है। अब मैं ऐसे में हूँ, मेरे को क्यों मिलेगा ग्रांट थॉर्ंटन?
नहीं मिलेगा, एक्सेस ही नहीं देगा मुझे, और देगा भी तो बड़े मशक्कत के बाद देगा। यहाँ सजी सजाई थाली मिल रही है मुझे, जहाँ पे टॉप ब्रांड्स आने, क्योंकि आप ग्रांट थॉर्नटन को भी स्केल दे रहे हो, वॉल्यूम दे रहे हो, बड़ा बिजनेस का अपना एक दबदबा है, एक अपना ब्रांड वैल्यू है। सो ये सारी बेनिफिट्स, उसके अलावा एज अ बिजनेसमैन जो चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, मैं उसे अप्लाई कैसे करूँगा? मुझे तो ऐसे लग रहा है मुझे तो अपना धंधा समझ में आता है भाई, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो इस साल 1 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन 25 कैसे पहुंचूंगा? इसी धंधे से 25 कैसे पहुंचूंगा? मुझ में काबिलियत है, मेहनत है, लेकिन गाइड करने वाला भाई। जब दुर्योधन को पूछा गया तुम्हें कृष्ण चाहिए या आर्मी, तो उन्होंने गलती क्या की? आर्मी चुनी। अगर कृष्ण चुन लेते, गुरु चुन लेते, ज्ञान चुन लेते, तो जंग जीत जाते। सही बात है। तो दैट इज व्हाट आई बिलीव इज द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस। और इसीलिए मैं हमेशा बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ा हूँ, प्राइड महसूस करता हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ बड़ा बिजनेस, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ इतने सारी लोगों की वेल्थ क्रिएशन करने वाली है, लोगों के सोचने का नजरिया, ढंग बदलने वाली है। एथिक्स, ट्रांसपेरेंट, क्लीन, एंड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, टू रॉकेट पर चढ़ाना है सबको, तभी भारत बनेगा बुलंद। आपने बताया अभी आप भी इतनी सारी कंपनियां लिस्ट करते रहे हैं और आपके पाइपलाइन में है, बड़ा बिजनेस के साथ भी कर रहे हैं, पर लेकिन जब आपने पुराना एक्सपीरियंस अपना देखा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चैलेंजेस कहीं आते हैं, एट स्केल आप हमारे पास आ सकते हैं, हम करते हैं, लेकिन आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं कि बिजनेस ग्रोथ कंसिस्टेंटली अचीव करना वो एक चैलेंज है। आपको कौन सा चैलेंज बड़ा लगा? रेगुलेटरी कंप्लायंस एक चैलेंज है, या अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन ला करके एक फेयर प्राइस सेट करना वो भी एक अपने आप में चैलेंज है, या फिर एक राइट टाइम आईपीओ के लिए क्या है वो भी अपने आप में एक चैलेंज है? या आपके ओपिनियन में आपके लिए सबसे चैलेंजिंग स्टेप आपने क्या महसूस किया है? ठीक है भाई, एक कहानी लेके चलते हैं, राइट? हमारा किरदार है अर्जुन, वो बेचारा अपना निशाने पे लगाना चाहता है तीर, अब निकल चुका है अपनी कंपनी को ब्लॉकबस्टर आईपीओ सक्सेस कराने के लिए। अब स्टेजेस इतने हैं उसके। पहला स्टेज ये है कि वो जैसे भी चला रहा है अब तक अपने लोकल सीए के साथ चला रहा है। अब सीए को आईपीओ का एक्सपीरियंस नहीं है, सीए पीयर रिव्यू कंपनी है नहीं, उनको ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो भी बोल रहे हैं नहीं कोई टेंशन नहीं है, मैं कर लूँगा। वो भी जाके किसी से पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आ नहीं रही है, फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है, मिस इंटरप्रेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो एक वो रिस्क शुरू हो गया। आपका बेस लेवल पे जो ड्यूटी आपने करना है, डीआरएचपी फाइल करने से पहले आपका जो बेस लेवल पे ड्यूटी करना है, वो ड्यूटी आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस स्ट्रेटजी, रेगुलेटरी, आपको जो एक क्लीन अप करके तैयार करना है फॉर डीआरएचपी, जो आपको अप्रूवल मिले, वही अगर आप वहीं फेल हो रहे हो तो स्टेप ही जीरो है। दूसरा, आज हर बिजनेसमैन का एक ही प्रॉब्लम है, पहले ग्रोथ के पीछे भागो, धंधा मिले, धंधा मिले, धंधा मिले, धंधा मिल गया, ऑर्डर मिल गया, अब पैसे के पीछे भागो, पैसा मिले, पैसा मिले, पैसा मिले, ताकि मैं ऑर्डर फुलफिल कर पाऊँ और उस ऑर्डर के साथ ग्रोथ अचीव कर पाऊँ, तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। अपॉर्चुनिटी इज देयर, कैपिटल इज नॉट देयर, कैपिटल इज देयर, अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर। तो आदमी इसी चक्री में पागल हो जाता है, गोल गोल कोलू के बैल की तरह घूमते रहता है। इस चीज़ को कैसे एक लिंकेज क्रिएट किया जाए? एक लिंकेज क्रिएट होती है एक रेपुटेशन क्रिएट करके, एक लिंकेज क्रिएट होती है एक मार्केट की नॉलेज क्रिएट करके, और एक एक्सपर्टीज क्रिएट करके। आज अगर कोई मेरे पास आता है तो इसीलिए आता है, बोलता है यार इसे कैपिटल रेज करना आता है, इसे बिजनेस डेवलपमेंट करना आता है, और एक इन्वेस्टर सोचता है यार विवेक बोल रहा है तो इसने कैपिटल रेजिंग, डेवलपमेंट सारा कुछ सोच के किया होगा, तब उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है विवेक भाई मैं लगा देता हूँ, आई विल को इन्वेस्ट विथ यू। तो तभी मिलके ग्रोथ होती है, और आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, बोलते तू काम कर यार, तू रिलैक्स हो, कोई काम कर, सब एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, यू ग्रो। फिर आप नेटवर्क लेवरेजिंग करते हो, जो एक इंडिविजुअल बिजनेस को बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप नेटवर्किंग लेवरेजिंग करते हो, आप बोलते हो यार मेरा वो इन्वेस्टर है, उसकी वो बिजनेस है, उसको फ़ोन करते हो, मेरे भाई ये एक मैं कर रहा हूँ, इसमें हेल्प मिल सकती है? बोला अरे बिल्कुल यार, आप मैच कर लो, मैं दे दूंगा। भेजते हैं फिर हम एंटरप्रेन्योर को, जाओ इनसे मिलो और इसको मैच करना है, बैकवर्ड वर्किंग करो, इसकी तब तक मैं फाइनेंसिंग रेडी करता हूँ कि ऑर्डर को डाइजेस्ट करने के लिए हमको जो कैपिटल चाहिए वो कहाँ से आएगा, डेट लाइन आएगी, वर्किंग कैपिटल आएगा, इक्विटी रेज करना है, इक्विटी पूल मेंटेन करना है। तो दिस इज द होल इकोसिस्टम जिसे बनाना है, जो भारत में इसको कोई नहीं कर रहा एक्सेप्ट फॉर बड़ा बिजनेस। जब आपने मुझे आइडिया टू आईपीओ का पहली बार जिक्र किया था, मैं इतना एक्साइट हुआ क्योंकि मुझे लगा यार ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक्सेलरेटर बने, अच्छे काम कर रहे हैं, बट इवन दे डोंट कवर द होल इकोसिस्टम। इसीलिए जिस स्पेस पे
आपको एग्जिट्स मिलनी चाहिए, जिस पेस पे आपको अचीवमेंट्स मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती हैं, नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे लोग अटक गए। हमने इसीलिए जो हॉराइजन रखा है वो 30 महीने का रखा है, हाँ। कि 30 महीने में आपको रेडी करके आईपीओ तक लेके जाते हैं। सो आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्लान करते हैं, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको प्लान करते हैं, कई बार मैं देखता हूँ वॉरेन बफे, पीटर लिंच या चार्ली मंगर बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी, मैं एक वीडियो भी मेरा बड़ा वायरल हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि हैप्पी बर्थडे टू यू वॉरेन बफे जी, लेकिन ये 94 साल की उम्र में आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, है ना? तो हमारे लिए तो अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग है। तो आपका अपना थॉट प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि मैंने किसी रिपोर्ट में देखा था कि आप बोलते हो मैं 12 से 24 महीने का प्लान करता हूँ। जी। तो आपकी अपनी फिलॉसफी क्या है टाइम होराइजन को लेके? मेरी एक क्विक बकेट है जिसमें मैं पैसिवली बिहेव करता हूँ, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं रहता। जहाँ मैं एक्टिव हूँ मतलब मेरे लिए वो शादी है, मेरे लिए वो बहुत डीप कमिटमेंट है, मेरे लिए वो सब्सटैंशियल इक्विटी है, मेरे लिए वो डबल डिजिट सब्सटैंशियल इक्विटी है। जैसे आपका BMW है, तो वो मेरे लिए एक बहुत डीप कमिटमेंट है, वो मेरा एक परिवार है। वहाँ के 400 एम्प्लॉय मेरे परिवार के मेंबर हैं। जैसे सॉलिटारियो है, सॉलिटारियो मेरे लिए एक बहुत डीप कमिटमेंट है। आई एम अ सब्सटैंशियल इक्विटी ओनर इन सॉलिटारियो। तो वो मेरे लिए बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन वाला गेम है। बट उस लॉन्ग टर्म होराइजन गेम में कांस्टेंट कैपिटल क्रिएशन, ग्रोथ क्रिएशन, इक्विटी क्रिएशन मुझे कैसे करनी है, वो हर 2-3 साल का मेरा एक प्लान बनता है। और उस 2-3 ईयर्स के प्लान के अंदर हमें कब पिवट मारना है, मार्केट ने किस तरह से अगर रिस्पॉन्ड किया तो उसे एंटिसिपेट करके पिवट भी रेडी होना चाहिए, प्लान बी। तो उस तरह से मैं उसे अप्रोच करता हूँ। 18 to 24 मंथ वाली जो मेरी एक थॉट प्रोसेस है, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस। दैट्स अ थॉट प्रोसेस ऑफ अ राइजिंग वेव। ये राइजिंग वेव है, इसमें अपनी नाव भी आगे निकल रही है। इसमें मैं एक छोटा इन्वेस्टमेंट, सब्सटैंशियल नहीं, छोटी इक्विटी पोजीशन, सब्सटैंशियल नहीं, बिकॉज वो मेरे लिए कंप्लीटली पैसिव है। मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो रीड कर रहा हूँ, जो एनालाइज कर रहा हूँ, जो अपने नेटवर्क के थ्रू फोन्स पे समझ रहा हूँ कि यार क्या है ये, ठीक है। और मुझे कभी भी एडवाइस लेने में शर्म नहीं आती। मुझे कभी नहीं लगता कि यार लोग मुझे कॉल कर रहे हैं एडवाइस लेने के लिए, मैं उनको कैसे कॉल, नहीं। नॉलेज में कोई ईगो नहीं हो सकती है भाई। आपको ज़मीन पे बैठ के डिसाइपल बन के ऐसे आगे ऊपर देख के बोलना है कि भाई मुझे सिखा दे। आज अगर मुझे किसी ने गन रख के बोला कि भाई ठीक से डोसा बनाना पड़ेगा वरना गोली मार देंगे, तो डोसा कैसे बनाना है, अगर मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन है, तो मैं नीचे ज़मीन पे बैठ के चरण छू के अपने शेफ़ को बोलूँगा भैया प्लीज़ परफेक्ट डोसा बनाना सिखा दे। So that is the way you have to keep as a constant attitude for a seeker. If you look at the passive and if you look at the active, in the active you're building your own equity. तो वो आप लॉन्ग टर्म रखते हो। In the passive you're riding a wave. It's just money. Just money is, there's no differentiator. आपका पैसा भी सेम है, मेरा पैसा भी सेम है, इनका पैसा भी सेम है, पैसा सेम है। मेरा थोड़ा, आपका थोड़ा ब्रांड आ गया, चलो एडिशनल, भाई विवेक ओबरॉय ने इन्वेस्ट किया, विवेक बिंद्रा ने इन्वेस्ट किया, एक ब्रांड आ गया, बट अदरवाइज पैसा तो सेम है। वैल्यू क्रिएशन इज अबाउट एफर्ट, इन्वेस्टमेंट, टाइम, नेटवर्क। अगर मान लो क्विकली पूछना चाहूँ आप तक का, अगर आप सिंगल लाइनर बताना चाहें, कोई सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन लर्न क्या रहा है आपका? स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं है, धंधा कोई सट्टा नहीं है, नेवर स्पेकुलेट। लवली, फैंटास्टिक। ओके, तो आप अपने फाइनेंशियल या अपने लाइफ में बैलेंस कैसे रखते हैं कि आपका फाइनेंशियल गोल्स हैं और आपके अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, इसको बैलेंस को कैसे प्लान करते हैं? थोड़ा स्ट्रगल है, कभी कभी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आती है, लेकिन एथिक्स बोलते हैं कि यार नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये पर्यावरण के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो उधर थोड़ा सा अपने अस्तित्व को, अपने उसूलों को मायने ज़्यादा दे के अच्छी चीज़, फाइनेंशियली अच्छी चीज़, धंधे के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ को पीछे छोड़ देना होता है। यार मैं नहीं करने वाला, बिकॉज अदरवाइज मुझे सेटिस्फैक्शन या जॉय, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु विल फील गिल्टी अबाउट इट। अगर आपको गिल्ट नहीं महसूस होता तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे महसूस होता है तो मैं फिर नहीं करूँगा। गंदा धंधा नहीं करना आपको, नहीं करना। रिवर्स किया आपने इसको। धंधा है पर गंदा है ये। ठीक बात है भाई। एक बात है कि सुन तो रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कुछ तो डिफरेंशिएटर है विवेक ओबरॉय जी में या बाकी बॉलीवुड एक्टर्स में, कि बाकी बॉलीवुड एक्टर्स सबके सब लोग बिजनेस में इतना सफल नहीं हो पाए, अभी विवेक ओबरॉय तो एक के बाद एक के बाद एक। अरे क्या डिफरेंशिएटर है? आई थिंक इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, बहुत स्मार्ट हैं, कई savvy इन्वेस्टर्स भी हैं, और कुछ इतने स्मार्ट हैं कि उनको पता है कि मुझे एक्टिव बिजनेस के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है, मैं रियल एस्टेट अपना खरीदूंगा, अपना मस्त रहूँगा,
मैं बहुत स्टडी अपने इन्वेस्टमेंट्स करूँगा, मुझे किसी पंगे में नहीं पड़ना। और कुछ उनके एजेंट्स भी हैं जो उनको एडवाइस करते हैं कि इसमें स्वेट इक्विटी आ जाएगी, ब्रांड इक्विटी आ जाएगी, दे डिपेंड ऑन दैट। बहुत कम लोगों में रुचि या समय है कि मुझे इसकी बारीकी से अंडरस्टैंडिंग करनी है। जब कोई चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती है और मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मेरे अंदर एक आग जागती है, क्यूरियोसिटी है। वो मुझे आग बुझानी होती है नॉलेज से। मुझे ज्ञान चाहिए कि क्या है, फिर मैं ढूंढने लगता हूँ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट सुपरफिशियल लेवल और फिर डीप। तो डीप अगर जाना है तो कैसे जाना है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि ये किस क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन सोर्स से आ रही है। नहीं तो बुकिश नॉलेज किसी के बारे में कहना नहीं चाहिए, पर बहुत सारे कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जिनको बिजनेस सर्कल्स में रबर स्टैम्प कहा जाता है कि वो एक ही रिपोर्ट को उठा के दूसरे के लिए बना के कुछ चेंजेस करके उसको स्टैम्प करके आपको दे देते कि भाई रिपोर्ट बन गई आपकी, उनका कैश इनकम आ गया। बट डीप एनालिटिक्स एंड प्रैक्टिकल एनालिटिक्स, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। एक कंपनी थी जिसमें इन्वेस्ट कर रहा था, सब कुछ वाज लुकिंग गुड। आई स्पोक टू अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड ही सेड, सर आपने चेक किया कि वो मशीन्स की एज एग्जैक्टली कितनी है और कितना वेरिएंट है उस मशीन में आया? क्योंकि आप तो ग्रोथ और प्रोडक्शन की बात सोच रहे हो, अगर मशीन के ब्रेकडाउन ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए तो जो ऑर्डर्स हैं वो भी डिले हो जाएंगे, और मशीन की अगर रिप्लेसमेंट आ गई तो फिर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हो जाएगा। मैंने कहा ये यार, ये मैंने नहीं सोचा, क्योंकि कागज़ पे ये चीज़ थी नहीं, बट वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था। तो मैंने उसको पैसे दिए, फ्लाइट टिकट दी, उसे फ्लाई कराया। वो बेचारा ऊपर मशीनों पे चढ़ चढ़ के फोटोज़, वीडियोज़, पिक्चर्स ले लेके सारे वेयर एंड टेयर के एनालिसिस करके मुझे पूरा एक किताब बना के उसने दी। अब ये कोई आपको बड़ा कंसल्टेंट नहीं करके दे। अब मुझे जब पता चला नहीं, सॉलिड है, लाइफ है, दिस इज गुड, सेफ इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया है। आप रिसर्च करने में बिलीव करते हैं? ज़रूरी है, पूरी रिसर्च करके फिर आगे बढ़ते हैं? ज़रूरी है भाई। अच्छा एक बात बताओ, फिल्मों में तो आपके हमने बहुत डायलॉग सुने, कोई आपका फेवरेट बिजनेस डायलॉग भी है? धंधा है पर गंदा है तो बोल चुका हूँ मैं। मेरा कोई फेवरेट बिजनेस डायलॉग, मैं बिलीव करता हूँ कि बिजनेस में, धंधे में, हर बिजनेस का एक ही धर्म होता है, प्रॉफिट। वो बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो एनजीओ बन जाओ, स्केलेबल नहीं हुआ। मैंने एक्सपीरियंस किया, चैरिटी इज नॉट स्केलेबल। स्केलेबल नहीं। आपको सोशल इम्पैक्ट फॉर प्रॉफिट क्रिएट करना है तो आपको प्रॉफिट लाना पड़ेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट बिजनेस है, सोशल इम्पैक्ट फॉर प्रॉफिट और सोशल इम्पैक्ट नॉट प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट है तो यूर अ चैरिटी, फिर CSR का पैसा ले लो भैया। स्केलेबल बहुत मुश्किल है उसके लिए, और सोशल इम्पैक्ट फॉर प्रॉफिट इनफाइनाइटली स्केलेबल। क्योंकि प्रॉफिट है तो आप बिलीव करो नहीं करो, आप अपना पैसा लगाओगे। आप बिलीव करते हो, आप CSR में एक अमाउंट लगाओगे, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल कंपनी में बिलीव करते हो, कम प्रॉफिट मिले बट प्रॉफिटेबल है, आप ज़्यादा अमाउंट लगाओगे। सो मुझे लगता है कि धंधे का एक ही रिलीजन है, बिजनेस का एक ही रिलीजन है, एक ही ईमान है, प्रॉफिट। बहुत अच्छा लगा मुझे। सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिट, आज हमने नई तरीके से समझा इसको। सो देखो, वैसे तो मूव हो या मूवीज़ हो, आपको पता है कि सही एक्टिंग क्या होती है। क्राफ्ट हो या कैलकुलेशन हो, आपका कोई जवाब नहीं है। ये तारीफ मैं कई प्लेटफॉर्म से हमेशा करता रहा हूँ। मेरा बॉलीवुड से रिश्ता बहुत लिमिटेड है, आपके साथ रिश्ता अनलिमिटेड है। और कई कैलकुलेटिव मूव से आपने अपने स्टारडम के साथ एक बड़ा किंगडम भी तैयार किया है। वो लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफ़ी अपनी क्लियरर परसेप्शन मिला होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं केवल स्टॉक मार्केट के लोग नहीं लेके आ रहा हूँ, ऐसे लोग लेकर के आ रहा हूँ जिन्होंने बिजनेसेस के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड किया है। सो माय लवली ऑडियंस, इस सीरीज़ को ऐसे ही प्यार देते रहिए। इस सीरीज़ के बारे में अपने दोस्तों को बताइए जो फाइनेंस को लेकर थोड़ा पजल्ड रहते हैं। तो जैसे जैसे एपिसोड देखते हैं, आप सारे एपिसोड में बहुत अलग अलग लोगों को देख करके परप्लेक्स से रिलैक्सड हो सकते हैं। परप्लेक्स से रिलैक्स, अच्छा बोला मैंने। तो मैं भी ऐसे ही एक्सपर्ट से आपको मिलवाता रहूँगा ताकि आप दब कर नहीं, दबा कर सही इन्वेस्टमेंट कर सकें, कमा सको, कमाल कर सको, क्योंकि बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने, अगर आपका फ़ायदा लगे तो दूसरों से भी करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।